सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे मेरे प्यारे नौजवान साथियों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबसे IAS 2024 के करेंट बुलेटिन्स के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण सूचनाओं, घटनाओं और तथ्यों के बारे में बातें करूंगा और इसकी शुरुआत करने जा रहा हूं मैं AFE IAS ने जो आपकी तैयारी के लिए एक नई पहल की शुरुआत की है। दोस्तों, AFE IAS लंबे समय से ऑनलाइन कोर्स के अंतर्गत है जो सिविल सर्विस परीक्षा की तैयारी कराता है। अब हमने स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए, उनकी मांग को देखते हुए पूरे के पूरे सिलेबस को अलग अलग कोर्स के रूप में भी विभाजित कर दिया है। यानी कि मान लीजिए आप इकोनॉमिक्स की तैयारी करना चाहते हैं या पॉलिटिकल साइंस की तैयारी करना चाहते हैं तो अलग कोर्स के रूप में भी आप उसे ले सकते हैं। और डेफिनेटली मुझे लगता है कि इससे स्टूडेंट्स को बहुत मदद मिलेगी। और हमारे ऑनलाइन कोर्स की जानकारी के लिए आप class.afeias.com इस वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, class.afeias.com, राइट। दोस्तों, अखबारों में आपने आज पढ़ा होगा कि दो बहुत महान शख्सियत हमारे बीच से चले गए। इनमें से एक हैं बहुत बड़े विधि विशेषज्ञ, वरिष्ठ अधिवक्ता फली एस नरीमन, जिन्हें हिंदुस्तान न्यायपालिका का भीष्म पितामह कहता है। लंबी उम्र मिली, 94 ईयर्स के थे और 2007 में उन्हें पद्म विभूषण से अलंकृत किया गया था और 1972 में वे हमारे देश के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल भी रह चुके थे। दोस्तों, जो दूसरी शख्सियत हैं वो हैं अमीन सयानी की। रेडियो सिलोन से उन्होंने 40 वर्षों से भी अधिक समय तक के लिए कार्यक्रम प्रसारित किया। बिना का गीतमाला उनका बहुत ही प्रसिद्ध कार्यक्रम था। रेडियो उद्घोषक के रूप में उन्होंने पूरे हिंदुस्तान में जो अपनी जगह बनाई, वो आप यूं कह लीजिए कि रेडियो के इतिहास का एक बहुत ही स्वर्णिम पन्ना बन गया है, अमीन सयानी जी। फ्रेंड्स, एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर भारत और पाकिस्तान के संबंधों के संदर्भ में, लेकिन थोड़ा सा अलग हटकर। भारत और पाकिस्तान के बीच में सिंधु जल समझौता हुआ था और उस समझौते के अनुसार जो रावी नदी है उसका पूरा जल भारत के हिस्से में आया था, यानी कि उसके पूरे जल पर भारत का अधिकार था। लेकिन चूंकि हमारे पास व्यवस्था नहीं थी तो उसका बहुत सारा पानी बहकर पाकिस्तान चला जाता था। अब उसमें एक व्यवस्था हो गई है, एक बांध बनाया गया है, शाहपुर कंडी बांध। नाम याद रख लीजिए, शाहपुर कंडी बांध बन गया है। तो अब ये जो पानी बहकर जाता था, सीधी सी बात है कि अब वह पानी इसमें स्टोर हो जाएगा। वह पानी बहकर जो पाकिस्तान जाता था रुक जाएगा, यानी कि ये जो पूरा का पूरा बांध है एक कृत्रिम झील का रूप ले लेगी और फिर इस पानी से जम्मू कश्मीर और पंजाब के नहरों के माध्यम से खेतों में सिंचाई की जाएगी। एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। प्री एग्जामिनेशन की दृष्टि से यह मुझे बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण मालूम पड़ रही है। हमारे अरविंद पानगढ़िया जी हैं, नाम आप जानते हैं, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। उन्होंने अभी एक बात कही है और उन्होंने ये कहा है कि यदि भारत को सन 2047 तक 35 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था बननी है, और आपको मालूम है कि 2047 तक के लिए हमने अपना यह लक्ष्य रखा है 35 लाख करोड़ डॉलर वाली अर्थव्यवस्था, तो उनका कहना है कि इसके लिए हमें हर साल लगभग 10% की आर्थिक वृद्धि दर हासिल करनी होगी। सामान्यतः ये बात पहले भी जो हमारे इकोनॉमिस्ट हैं वो कहते रहे हैं। जो हमारे शेरपा हैं G20 में, भारत के जो शेरपा अमिताभ कांत जी, वे भी 9 से 10% की ही बात कहते हैं कि हमें अपने वृद्धि दर को यहां तक ले जाना होगा। आप जानते हैं कि हमारी जो अभी वृद्धि दर है लगभग 6.5-7% के बीच में है, यानी कि इसे भी 1.5 गुना किए जाने की जरूरत है। और अरविंद पनगड़िया जी ने यह भी कहा है कि हम ऐसा कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ये बहुत कोई कपोल कल्पना की बात हो, ऐसा किया जा सकता है। फ्रेंड्स, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने अभी जो एक आंकड़ा दिया है, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक, दुर्भाग्य से उसमें हमारी स्थिति पहले की तुलना में खराब हो गई है। सन 2022 में हम 180 देशों में 85वें स्थान पर थे, यानी कि 85th पोजीशन हमारी थी। अनफॉर्चुनेटली
2023 में हम गिरकर 93rd पोजीशन पर आ गए। इसका मतलब यह है कि सरकार की हजारों कोशिशों के बावजूद भ्रष्टाचार पर नियंत्रण नहीं लग पा रहा है। और आप जानते हैं कि चाहे वो हमारी राजनीति हो या हमारी अर्थव्यवस्था हो, भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है और ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। जिस दिन भारत भ्रष्टाचार पर नियंत्रण कर लेगा, आप समझ लीजिएगा कि भारत का जो विकास है, चाहे उसे आर्थिक विकास का ही आप नाम दे दें, वह एक प्रकार से टाइगर हो जाएगा। वो इतनी तेज गति से आगे बढ़ने लगेगा, उछाल मारने लगेगा कि उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। और यहां तक कि जो हम धन की असमानता देखते हैं, जो निर्धनता देखते हैं, उन सब में बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाएगा, बहुत जबरदस्त सकारात्मक परिवर्तन आ जाएगा। तो ये लेटेस्ट डेटा है कि 180 देशों में हम 93rd पोजीशन पर हैं। भ्रष्टाचार पर कोई भी प्रश्न यदि मेंस में पूछा जाता है तो आपको इस लेटेस्ट डेटा का इस्तेमाल करना चाहिए। कुछ दिनों पहले अखबार में आपने जेमिनी एआई के बारे में पढ़ा होगा। ये एक एआई ऐप है, जेमिनी। गूगल ने इसे लॉन्च किया है। इससे कुछ दिनों पहले आपने एक और एआई के बारे में पढ़ा होगा, चैट जीपीटी। अब ये तो बहुत वेल नोन नाम हो गया है, चैट जीपीटी। इसे के कंपटीशन में अब गूगल ने लॉन्च किया है जेमिनी। कहा यह जा रहा है कि ये जो जेमिनी है, ये चैट जीपीटी से भी बेहतर वर्जन है। ये एक साथ कई टास्क कर सकता है, टेक्स्ट, कोड, ऑडियो, इमेज जैसे एक साथ कई काम कर सकता है, जबकि चैट जीपीटी में यह सुविधा नहीं थी। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जेमिनी से जब आप कोई भी प्रश्न करेंगे तो वह उसी तरह से उसके जवाब देगा जैसे कि कोई हाई स्कूल का स्टूडेंट देता है। वाह क्या बात है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग बन जाएगा मामला। तो दोस्तों ये है जेमिनी। मैं इसकी चर्चा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कभी कभी प्री एग्जामिनेशन में इस तरह के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि ये जेमिनी क्या है, किससे संबंधित है, अखबारों में इसकी बहुत चर्चा हुई थी, तो ये किससे रिलेटेड है। फिर हो सकता है कि उसके बारे में थोड़ी बहुत और विस्तार से जानकारी अंदर पूछ ली जाए। इसीलिए 2-3 तथ्य मैंने आपको बता दिए हैं और मुझे ऐसा लगता है कि इन तथ्यों के आधार पर आप सही उत्तर तक आसानी से पहुंच जाएंगे। दोस्तों, नीति आयोग ने कुछ दिनों पहले अपनी ताजा रिपोर्ट में एक बात कही थी, हो सकता है कि आपकी जानकारी में हो, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको इसे नोट कर लेना चाहिए कि पिछले 9 सालों में हमारे देश ने 24.82 करोड़ लोगों को 24.82 करोड़ लोगों को, यानी कि मोटे तौर पर 25 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी के दायरे से बाहर निकाला है। शब्द मैं रिपीट कर रहा हूं, बहुआयामी गरीबी। ये बहुआयामी गरीबी क्या है? देखिए, सामान्य तौर पर जब हम गरीबी शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो वो सीधे धन से जुड़ जाता है ना, कि उनकी आय बढ़ गई है। लेकिन अब बहुआयामी गरीबी की बात की जाने लगी है। ये बहुआयामी गरीबी क्या है? बहुआयामी गरीबी का मतलब है स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर, इनमें कितना सुधार किया गया है, ये कसौटियां हैं बहुआयामी गरीबी की। यानी कि हमने लगभग 25 करोड़ लोगों के स्वास्थ्य में सुधार किया, शिक्षा में सुधार किया है और जीवन स्तर में सुधार किया है। जब हम जीवन स्तर की बात करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि जब तक उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर नहीं होगी तो जीवन स्तर में कैसे सुधार हो सकता है। ये जो सतत विकास लक्ष्य जो है, इस सतत विकास लक्ष्य से संबंधित संकेतों में यही बात बताई गई है। दोस्तों, यहाँ एक सवाल मन में उठता है और जिसे लेकर अखबारों में एडिटोरियल कमेंट्स भी लिखे गए। हम अभी अपने देश के लगभग 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज सरकार दे रही है। तो सवाल ये उठता है कि क्या वो डिजर्व करते हैं, और यदि वो डिजर्व करते हैं कि उन्हें दिया जाना चाहिए, उनकी स्थिति ऐसी नहीं है कि वे अपना पेट भर सकें, मुफ्त भोजन दिया जाना बहुत जरूरी है, तो फिर प्रश्न ये उठता है कि फिर 25 करोड़ लोगों को हमने बहुआयामी गरीबी के दायरे से बाहर निकाला कैसे है, कैसे निकाला है? क्योंकि इसी आंकड़े में ये बताया गया है कि जो अब गरीबी है, बहुआयामी गरीबी, वो घट करके 11.28% रह गई। 11.28%, इसको 11 मान लीजिए या 12% मान लीजिए। हमारी टोटल पॉपुलेशन है 140 करोड़। अगर 140 करोड़ में से 11% लोग गरीब हैं तो कितने लोग गरीब हुए? 15-16 करोड़। तो फिर हम 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन क्यों दे रहे हैं?
है ना। आपके दिमाग में मैंने ये तथ्य इसलिए डाला है ताकि आप चीजों को सही तरीके से एनालिसिस कर सकें। तो दोस्तों, ये कुछ बातें मैंने बताई हैं अपने आईएएस 2024 के करंट बुलेटिन्स के अंतर्गत। फिलहाल बस इतना ही, और इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करने की इजाजत चाहता हूं। नमस्कार।